नीतीश कुमार जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सॉरी, बोलिए। जय हिंद सर, मैं नीतीश बोल रहा हूँ। हाँ नीतीश जी नमस्ते, जय हिंद, बताइए। सर आपको बहुत लंबे समय से आपका जो हिस्ट्री था सुना, मुझे तो अंदर से बहुत भावुक हो गया। लेकिन आपका एक लास्ट में जो स्टेटमेंट था, जो भी फैमिली है वार में जो खो चुके हैं अपने फैमिली को, उनके फैमिली से मिलना, हम लोग वादा करते हैं कि मेरा ख्वाब फाउंडेशन परिवार उन लोग से टाइम टू टाइम जब भी टाइम मिलेगा। सर एक क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी। बाकी सब बाकी सब लोग जो बी बीटेक करते हैं मैकेनिकल से, सब लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करे, पैसा कमाए और ये करते हैं। आप जो इंडियन आर्मी चुनने का ये लिए आपका जो लक्ष्य था सर, वह इनिशिएटिव सर कहाँ से हुआ मेनली सर? जैसे कि आप बताए थे एनसीसी कैंप से हुआ। हाँ जी, बेसिकली वही था जो शुरुआत था, उस मेरा जो सफर का जो शुरुआत था वो एनसीसी से शुरू हुआ था। एनसीसी अफसर से जो मैं देख रहा था, उनका जो यूनिफॉर्म था वो अगर 100 लोग खड़े हैं और एक यूनिफॉर्म पहना हुआ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो सबका नजर जो है यूनिफॉर्म खड़ा हुआ व्यक्ति पे जाता है। एंड वो यूनिफॉर्म पहना हुआ व्यक्ति का रहन सहन जब वो बहुत उम्दा तरीके का हो, जो वो जिस तरह से बात करता है, जिस तरीके से वो कमांड देता है, जिस तरीके से उसका रहन सहन है, तो ऑटोमेटिक उसका एक अट्रैक्शन हो जाता है। तो मुझे तो पता नहीं, मतलब मेरे साथी भी थे, बहुत सारे लोगों ने उस एनसीसी अफसर को देखा होगा, बहुत सारे एनसीसी कैडेट्स थे जो कैंप में जाते थे। बट किसी के दिमाग में ऐसे बैठ जाता है कि मतलब मुझे भी हाँ यूनिफॉर्म पहना है। हालांकि मुझे सही मायने में फौज के बारे में, डिफेंस फोर्स के बारे में बहुत कुछ ज्यादा पता नहीं था उस टाइम पे। बट मैं ये चाहता था कि मैं फौज में इसलिए ज्वाइन करना चाहता था कि मुझे वो वर्दी पहनना था, वर्दी से मुझे बहुत ज्यादा लगाव था। तो मैं इंजीनियरिंग करने के बावजूद भी मुझे पता था कि मतलब किसी से पता किया था, मुझे एनसीसी अधिकारी ने ये बताया था कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप फौज ज्वाइन कर सकते हो। तो जिस दिन से मैंने ये सुना था कि मतलब मैं ना इंजीनियरिंग के बाद भी मैं अगर ज्वाइन कर सकता हूँ, मैंने अपना एक लक्ष्य रखा हुआ था कि मुझे फौज में ज्वाइन करना है। एंड भगवान ने मुझे एक आशीर्वाद दिया तो मैं ज्वाइन कर गया। तो आपके समक्ष बैठा हूँ। इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से कोई अगर डिफेंस एस्पिरेंट है, किसी भी क्षेत्र से है, किसी भी ग्रेजुएशन कर रहे, तो कोई भी ग्रेजुएशन से हो सकता है, आप फौज ज्वाइन कर सकते हो। तो इस चीज को रखिएगा, याद रखिएगा। अगर बहुत सारे लोग मेरे को अप्रोच करते हैं कि सिलेक्शन न होने के बाद बहुत हताश हो जाते हैं। हताश होने की जरूरत नहीं है। अगर फौज में सिलेक्शन का परसेंटेज जो है 1% सिलेक्शन है, मतलब 100 लोग अगर जाते हैं तो उसमें से हो सकता है 1% सिलेक्ट हो जाए, बाकी 99 लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गया, जिंदगी अभी तो शुरू हुआ है। आप फौज के लिए फिट नहीं हो, फौज के लिए ये मतलब उस पैरामीटर में आप नहीं बैठते, इसका मतलब है किसी के और किसी चीज के लिए फिट नहीं हो। तो बहुत सारी चीज ऐसे आप ऐसे बाहर भी रह के कर सकते हो। जैसे किसी को अगर इंटरेस्ट है टेरिटोरियल आर्मी करके आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको बहुत सारा चीज मिलेगा। साल में 2 ही महीना आपको अगर शौक है यूनिफॉर्म पहनने का, तो आप वो भी कर सकते हो 35 ईयर्स तक। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीबॉडी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अनिश कुमार जी, अनिश कुमार जी। जी सर, नमस्कार सर, जय हिंद सर। जय हिंद अविनाश जी, अवनीश नमस्ते। कुमार जी हाँ सर। बोलिए, सवाल पूछिए। हम जी सर, हम लोग बहुत ही देरों से आपकी सर आवाज को सुन रहे थे, और हमारे ख्वाब फाउंडेशन की तरफ परिवार जितने भी हैं, इसी तरह से हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा सर कि बार बार हम लोग को मोटिवेट करते रहे हमारे परिवार को, और आगे बढ़ने का जो आपने हम लोग को बताया, किस तरह से आप अपने जीवन काल को यहाँ तक लाए हैं, ये बहुत ही इमोशनल रहा। मेरे तरफ से जय हिंद सर आपको सर। चलिए अविनाश जी, मैं ये बताना चाहूंगा, अगर मुन्ना कुमार जी सर। चाहे तो हमें बुला लेंगे तो हम मोतिहारी भी आ जाएंगे, वो आप अरे लोगों को सर, मोटिवेट सर, करने ये करने दिल की के लिए। बात अपने क्या बात है सर, पहले जय बता सर। दो।
जी जी, सर, मैं जी भीतर सर। सोच रहा था कैसे मैं सर आपको बोलूं और आपने मेरी दिल की आवाज को सुन लिया सर। निश्चित सर, हमारे युवा लोग मैं इसका प्लान करता हूँ और बहुत ही वेलकम सर बेहतर जी। करेंगे सर, बहुत बेहतर करेंगे सर। जी सर। शोभित भारद्वाज जी। नमस्कार सर, जय हिंद सर। हाँ भरद्वाज जी, नमस्ते, जय हिंद। सर जैसे मैं स्पोर्ट्स में मैंने काफी कुछ किया है। जैसे कराटे में मैं नेशनल प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल सिलेक्टेड हूँ और काफी स्पोर्ट्स में मैंने कर रखा है। अभी मैं चाहता हूँ कि आर्मी में जाना, बट मेरी एज ओवर हो गई है, तो थोड़ा सा मुझे गाइड कीजिए। जैसे 25 साल से ऊपर एज के बाद आप क्या पॉसिबिलिटीज हैं आर्मी में जाने की। जैसे मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, पीजी चल रहा है इस समय मेरा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। आईटीआई भी मैंने कर रखा है, पर मेरी जो एक सपना था एक अंदर का, वो आर्मी में जाने का था। जब मेरा एनडीए का टाइम आया था आफ्टर 12th सन 2013, तो उस टाइम पर बाढ़ आपदा आ गई थी केदारनाथ वही वाली, तो इस चक्कर में मैं वहां पर जा नहीं पाया था। अपना डून डिफेंस एकेडमी में मेरा मन था एनडीए का वो करने का, लेकिन वो हो नहीं पाया उस टाइम पे कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से। तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं अगर एज 25 से ऊपर हो जाए तो आर्मी में किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं सर? जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, टेरिटोरियल आर्मी करके आप सर्च कीजिए, 35 इयर्स तक ज्वाइन करने के लिए मौका मिलता है। उसमें आप जी। साल में 2 ही महीना सर्व कर सकते हो, बाकी 10 महीना आपको जो काम है वो उसको निभा सकते हो। टेरिटोरियल आर्मी गूगल में सर्च कीजिए, उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। साल जी में सर, एक मैंने बार उसका बिल्कुल वैकेंसी सर्च निकलता किया। है। हाँ जी। जी सर, मैंने अभी बिल्कुल जैसे ही आपने बोला मैंने तभी वो एक साथ ही सर्च किया था। हाँ जी, तो टेरिटोरियल आर्मी साल में एक बार वैकेंसी निकलता है, साथ में कभी-कभार 2 बार भी वैकेंसी निकलता है। उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ताकि आपको वो एक यूनिफ़ॉर्म पहनने का मौका मिलेगा, सर्विस करने का मौका मिल सकता है। अगर आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे आपने इंडिया को रिप्रेज़ेंट किया है, तो आपको पक्का यकीनन आपको कुछ ग्रेस मार्क्स भी मिलेगा उसके लिए, एंड आपको सिलेक्शन होने का चांसेस आपका बढ़ जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं आपके चांसेस। थैंक यू सर। अंजना थैंक यू सो मच जायसवाल। सर। अंजना जायसवाल। सर जय हिंद सर, जय हिंद एवरीवन। सर आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ कि मेरे देश की जो सेना है, इंडियन आर्मी लोग हैं, जो मेरे लिए कितना कुर्बान करते हैं और आप भी उसको कुर्बान करके ही मेरे सामने आज प्रस्तुत हुए हैं। और आपसे साक्षात बात करके आपके सामने बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसको मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और इस ख्वाब फाउंडेशन के मेंबर मुन्ना सर के थ्रू ही आपसे मिलने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। और सर थोड़ा सा इसके विषय में मैं जानना चाहूंगी कि इंडियन आर्मी में लेडीज लोग भी जाती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल जाते हैं। अभी तो पहले ऐसा होता था कि उनको परमानेंट कमीशन नहीं मिल रहा था लेडीज को। अभी कुछ सेक्शन ऐसे कर दिया है कि मतलब 14 साल, 10 साल, 14 साल के बाद उनको लेडीज को छोड़ना पड़ रहा था। बट अभी फौज में ऐसा कर दिया है कि जब तक उनको रिटायरमेंट नहीं होते तब तक फौज में वो लोग रह सकते हैं। तो 14 इयर्स का वो जो बैन था, 14 इयर्स के बाद जो फौज छोड़ना था वो भी हटा दिया गया है। तो आप बखूबी फौज ज्वाइन कर सकते हैं। लेडीज के लिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जो खोल दिया गया है। एजुकेशन कोर है, मेडिकल कोर है, लॉयर का जो हुद्दे पे है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब आपको इच्छुक है, आपका डिग्री है, आपका एज है, तो आप अप्लाई करके फौज में ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरी एज अभी 26 है और मेरी डिग्री पीजी कंप्लीट है, लाइब्रेरी से है। तो मतलब कि पहले तो मुझे ये नहीं था कि हमको इंडियन आर्मी में जाना है, लेकिन आपकी बातें सुनकर मुझे भी मन कर रहा है कि हमको इंडियन आर्मी में ही जाना है। चलिए, अच्छी बात है। अगर आप फौज के इच्छुक हो तो मतलब आप ट्राई कर सकते हैं। वैकेंसी indianarmy.nic.in, indianarmy.nic.in, आई रिपीट, indianarmy.nic.in। इस पे अगर आप जाएंगे तो इंडियन आर्मी का वेबसाइट है, जितना वैकेंसी निकलने वाला है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब उसमें लिस्ट आउट रहता है। उसके बाद साल में 2 बार नोटिफिकेशन निकलता है कितना वैकेंसी है, कब अप्लाई करना है। अगर आप उस वेबसाइट को फॉलो करोगे, indianarmy.nic.in, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज को पढ़ोगे, तो आपको वैकेंसी स्टेटस जहां जहां पे रैलीज हो रहा है, जहां जहां एसएसबी सिलेक्शन होने वाला है, वो सब का डिटेल आपको मिल जाएगा। जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में विनय कुमार जी। विनय कुमार जी।
जय हिंद सर। हाँ जी, नमस्ते विनय कुमार जी, बताइए। जी 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 नमस्ते सर। सर मेरा तो पहले से एम भी था और कुछ गया भी हूँ, रैली बहाली निकाले भी थे, तो लेकिन दुर्भाग्यवश मेरा मेडिकल उसमें अनफिट हो गया सर। तो उस समय तो काफी बुरा लगा था कि अब मेरा लाइफ क्या होगा, उसके अलावा कुछ सोचे भी नहीं थे। लेकिन सर कुछ दिनों बाद अपने आप को संभालने के बाद अब बीपीएससी कर रहे हैं, लेकिन सर काफी इच्छुक है कि अगर उस तरह का कुछ अप्रोच हो कि जाने का मौका मिले। सर आपकी जानकारी में तो थोड़ा गाइड ना ऐसा एक बार अगर मेडिकल रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है कि आप जी। दौड़ में रिजेक्ट हो जाए, पुशअप्स में पुलअप में रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है आप इम्प्रूव करके वापस ज्वाइन कर सकते हो। बट एक बार मेडिकल रिजेक्ट हो जाए, मेडिकल किसी कारणवश से अगर आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उसके बाद कोई भी मतलब अगर टेम्पोररी रिजेक्शन होता है, परमानेंट रिजेक्शन होता है। टेम्पोररी रिजेक्शन में मान लीजिए आपका वेट ज्यादा है या वेट बहुत कम है, आपको 1 महीना 2 महीने का टाइम दिया जाता है, जो आप वेट घटा के या वेट बढ़ा के आके ज्वाइन कर सकते हो। ये टेम्पोररी रिजेक्शन हुआ। अगर परमानेंट रिजेक्शन हो गया, परमानेंटली अगर आपको अनफिट कर दिया गया, उसके बाद तो कोई चांसेस बचते नहीं है। तो आप अच्छा हुआ आप उससे बाहर निकल आए हो। आप देखिए अपना मतलब दूसरा जो फौजी एक सरकारी नौकरी या फौजी एक ये नहीं है, जीवन का ये तरीका नहीं है। हो सकता है आप बाहर जाके आप अच्छे कर सको, अच्छे नागरिक बनो, देश के लिए कुछ करो, साथियों के लिए कुछ करो, सोसाइटी के लिए कुछ करो। वैसे भी उसी में आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलेगा। सर लेकिन अभी भी वर्दी की जो इच्छा है सर, काफी उसके लिए प्रयासरत हैं सर कि स्टेट गवर्नमेंट कोई में अगर ही मेडिकल सर रिजेक्शन मिले में कोई सर। ऐसा अप्रोच नहीं चलता है वहां पे। अगर मेडिकली एक बार रिजेक्ट हो जाए उसको बड़ा बड़ा मुश्किल है उसके बाद सिलेक्शन होना। तो आप अगर डिफेंस और जैसे और वर्दी का अगर आपको शौक है, वर्दी पहनना है, तो और भी ऐसे सिलेक्शन प्रोसीजर है जैसे आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, पुलिस हो गया, उसमें आप ट्राई कर सकते हो जहाँ पे मेडिकल इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो ऐसे वाले आप प्रोफेशन को चुन सकते हो जो आपको वर्दी पहनने का वो फील भी आएगा, बट मेडिकल सिलेक्शन इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद विनय बहुत कुमार। और कोई है जो कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं? हैंड रेज करेंगे पहले ताकि हमको समझ में आ जाए कि हाँ आपका नाम मैं अनाउंस कर दूंगा। ऐसे मैं कुछ व्यक्तियों का भी परिचय करवाना चाहता हूँ सर से जो हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे बीच में उपस्थित है आपको ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी चूंकि आईटी फील्ड से हैं और सेल्सफोर्स में काम करते हैं और हमेशा से ख्वाब फाउंडेशन के साथ जुड़ करके आईटी फील्ड में खासकर युवाओं को मोटिवेट करके और उनको प्लेस करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत ही बेहतर योगदान कर रहे हैं समाज को। मैं रियली में मैं जहां तक समझता हूँ ये इंटरनली जो एक योगदान है इनकी एक बहुत बड़ी चीज है हमारे दूरस्थ और नक्सलाइट एरिया में ये बहुत बेहतर काम कर रहे हैं अपने इस प्रयास से। तो मैं चाहूंगा ओम प्रकाश जी 2 शब्द आप आए सामने हमारे बीच में आए। Jai Hind, sir, and thank you, Munna ji, for all you are doing for this community. So, first thing, I am really feeling proud क्योंकि मैं बहुत सारे मीटअप्स ऑर्गेनाइज करता हूँ, मीटअप्स में भाग भी लेता हूँ। मैं आईटी से हूँ और लोगों को आईटी में एम्पावरमेंट करता हूँ और आज जितना गर्व फील हो रहा है, आपके बारे में पढ़ा हुआ है, बहुत सारे इंटरव्यू भी देखे हुए हैं यूट्यूब पे, मूवी भी देखी हुई है हमने, शेरशाह जिसमें क्रेडिट था और आपके बारे में वर्णन था, और आज लाइव सुन के मतलब just you can understand why every citizen of India we are feeling proud on you, and thank you very much sir for sharing all these things today. थैंक यू सो मच सर। आपको भी हमारे बीच में है कि विवेक कुमार लखी जी जो साइकिल यात्रा सर मैंने रेल में ऐसे व्यक्तित्व है, युवा है, जमुई जो नक्सलाइट ओभी एरिया है वहां पे अभी जॉब में है और जॉब में रहते हुए हर एक संडे को ये साइकिल यात्रा एक मैंने पौधारोपण को लेकर के पूरा एकदम 0 बजट पे ये यात्रा निकालते हैं अपने साथियों के साथ और किसी एक गांव को चुनते हैं और वहां पे जा करके पौधारोपण करते हैं अपने साथियों के साथ हर एक संडे को। लगभग मैंने सालों से करते आ रहे हैं और इसके बदौलत इनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाने का मौका मिला है। मैं चाहूंगा 2 शब्द विवेक जी आप 2 शब्द अपनी बातें रखें और सर से बात करें। विवेक जी। थैंक यू मुन्ना भैया। नवीन सर का
काफी बातें सुना, काफी गौरवान्वित होता हूँ कि इन लोगों के वजह से ही हम लोग आज यहाँ सुरक्षित हैं। और हम लोग जो जॉब करते हैं तो लगता है कि हम जो काम जॉब करते हैं तो सरकारी सेवा में भी है, तो लगता है कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन आप लोग जो काम करके आए हुए हैं तो अपना जीवन मतलब कि समर्पित करके अपने पूरा जीवन को समर्पित कर रहे हैं। तो हर फोर्स के लोगों के लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मेरा भी सपना था कि मैं फोर्स में जाऊं। अपने शुरुआती समय में मैं एयरफोर्स को पीटी मेंस वगैरह निकाला था, मेडिकल अनफिट के कारण नहीं बढ़ सका, लेकिन एक काम को हम सोचे थे कि देश सेवा के लिए कुछ काम करें। तो ये एक आधार बनाया और इसको हम काम कर रहे हैं। और बहुत बहुत आभार खाप फाउंडेशन का कि जो हम लोगों को इतने इन लोगों के से मोटिवेट करवाए कि और आगे चल के और कुछ बेहतर हम कर सके। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे विवेक बीच कुमार जी, में ऋषिकेश सारस्वत जी है जो मीडिया से हैं और ये भी नेपाल के बॉर्डर पे रह करके कंप्यूटर एजुकेशन से लेकर के और मीडिया के क्षेत्र में लोगों को स्वरोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी योगदान है। ऋषिकेश सारस्वत जी, दो शब्द आपके। उसके बाद ओपन है, कोई भी बोल सकता है, ऐसा नहीं मैं सबका नाम नहीं लूंगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप सब अगर बोलना चाहते हैं खुद से, ये लीडरशिप क्वालिटी है, और खुद से नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। इसलिए आप हैंडरेज करें ताकि हम आपको मौका दे। बाद में नहीं कहें मुन्ना सर तो हमका नाम ही नहीं लिया, ऐसा नहीं चलता है यहाँ पे। अरे क्या, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं मैं उनको बोल रहा हूँ और समय भी कम है एक्चुअली, लोग लगभग 2 घंटा से यहाँ बैठे हुए हैं जी। इसके जय हिंद सर, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनका जो अनुभव था वार के समय का, वो बहुत अंदर से उद्वेलित कर दिया भावनात्मक रूप से। और अंतिम में जो उन्होंने वाक्य कही कि जो अपने बेटे को खो चुके हैं उन परिवारों से मिलने की बात, तो मैं मुन्ना साहब से अनुरोध करूंगा कि वे एक टीम बनाएं और वैसे परिवारों को फाइंड आउट करें जो कारगिल युद्ध या फिर ऐसे देश के सेवा में वे अपनी जान गंवा चुके हैं। उन लोगों से न हो, कम से कम साल में एक बार जो है सभी लोग एक टीम के रूप में उनसे मिले और उनके भावनात्मक रूप से उनसे। चलिए बहुत अच्छा। और सर के इस बात को हम निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि अब हम लोग एक टीम बना करके सर्च भी करेंगे, क्योंकि हमारे एरिया में जितने भी जवान शहीद हुए हैं, बहुत हमारे मित्र भी है जो अभी अभी तत्काल में उनके जो शहीद हुए हैं अब कुछ हमला में। तो मैं इसका जो लिस्टिंग तैयार करके एक टीम बना करके इस पे काम करते हैं और सबको बुलाएंगे। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए अवसर होगा सर को बुलाने का भी, कि इस अवसर पे उन सारे परिवारों को और सारे लोगों को जो है ना इकट्ठा करें और सर को इसमें रखेंगे, ताकि हम लोग का जो उद्देश्य है अपने सिपाहियों और जवानों को सम्मानित करने का और उनको ऑनर करने का, ये सौभाग्य प्राप्त हो और सर को एक बहाना भी मिल जाएगा। बिल्कुल हम लोग काम करेंगे ऋषिकेश जी, और सर की बातों को हम फॉलो करेंगे। टीवाई साहब हाथ उठाए हुए हैं। टीवाई साहब सर। जी जय हिंद सर। बोलिए। हाँ, हेलो जय। बोलिए, आवाज आ रहा है जी। मेरा सर 2 सवाल था सर आपसे। सवाल म्यूट हो गया, अनम्यूट कीजिए। तो ये कि म्यूट हो गया, आ गया। अगर आप डायरी लिखते हैं या लिखते होंगे तो मैं चाहूंगा कि आपका अंश हम लोगों को मिले उस कारगिल के युद्ध का भी और बाद का भी, जो हमेशा हम लोग के लिए मोटिवेशन के लिए बेहतर होगा। और मैं 2017 से किताब में आर्मी के ऊपर लिखना चाहता था, और मेरे भैया जो है इंडियन आर्मी में है अभी, तो मैं उनके साथ में भी रहा हूँ कुछ दिनों तक, लेकिन किसी कारणवश से मैं जो जानना चाहता था वो नहीं जान पाया था। तो मैं सर चाहूंगा आपसे पर्सनली संपर्क करके कुछ चीजें, वो किताब जो मेरी अभी अधूरी है वो पूरी हो जाए। और बहुत सारी चीजें जो आपने सर लास्ट में लाइन जो कहा था परिवार से मिलने के लिए, तो ये मेरे मन में भी रहता है कि हाँ हम चल के मिले और बातचीत करें और एक अच्छा सा सीरीज तैयार हो किताब का। और इसमें 2016-17 से ही काम कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन आज देखिए हो जाएगा और आप इसमें जरूर साथ देंगे। डायरी का अंश हो, चाहे मैं चाहूंगा कि हर महीने में आपका
कुछ मोटिवेशन के रूप में आपका कुछ शब्द जो है हम लोगों को मिले पत्रिका में भी, और आप साथ दे। मैं एक और लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा सर, लड़ाई के वक्त जो यहाँ से लीकेज नहीं हुआ, यहाँ से लीकेज नहीं, पूरा सिस्टम ही बदल उस वक्त कैसे ढाढ़स बनाते हैं घर पे परिवार के बच्चों को या माँ बाप को, कैसे ये हिम्मत देते हैं? ये आपका पहला जो पॉइंट था आपका, मुझे डायरी लिखने का, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि मतलब आप लिखना शुरू कर दो। मैं बोलने में ठीक ठाक हूँ, इंग्लिश अच्छी तरीके से बोल देता हूँ, हिंदी पता नहीं कितनी अच्छी तरह से बोल पाया नहीं बोल पाया, पता नहीं आपको कितना समझ में आया। बट द थिंग इज, लिखना मेरा कमजोरी है। मुझे लिखना इतना पसंद नहीं है। तो मैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि मतलब आप लोग अपने आप में एक बुक क्यों नहीं लिखते, ताकि आपको यंगर जनरेशन को एक प्रेरणा मिले, एक मोटिवेशन मिले। बट समहाउ मुझे वो जिस चीज के ऊपर आदमी को शौक नहीं है, मैं ये ज्यादा विश्वास रखता हूँ कि मतलब मैं लोगों से मिलूं, लोगों से बातचीत करूं, लोगों से ये बात पहुंचाऊं कि मतलब कारगिल का युद्ध का एक्सपीरियंसेस क्या है, वहाँ पे जवानों ने, सोल्जर्स ने कितना तकलीफ उठाया है, कितना कष्ट सहा है। वो जाके अगर लाइव बताऊंगा तो उसमें ज्यादा इंटरेक्शन, इफेक्ट, इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा। हालांकि एक रीजन है, दूसरा रीजन जो है, मैं लिखने में बहुत कमजोर हूँ। तो इस कारणवश मैं अपना डायरी हो, एक्सपीरियंस हो, कहीं एक जगह पे लिख नहीं पाया हूँ अभी तक। है वो भी एक थॉट प्रोसेस है कि मैं रिटायर होऊंगा तो थोड़ा सा टाइम मिलेगा, क्योंकि अभी टाइम की पाबंदी है। ऑफिस जाना पड़ता है, घर के काम आते हैं, एंड कॉन्फ्रेंसेस हो बहुत सारे, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करता रहता हूँ, बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस विजिट करता रहता हूँ, तो वो समय कर नहीं पा रहा हूँ। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई असिस्टेंस चाहिए होगा किसी टॉपिक के ऊपर, आपको मटेरियल नहीं मिल रहा है, कहीं से आपको मटेरियल प्रोवाइड करवाना है, तो आप मुन्ना भाई से मेरा नंबर लेके आप कांटेक्ट कर लीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको रिवर्ट कर पाऊँ। आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो परिवारजनों के बारे में कुछ था, बीच में आपका आवाज कट हो गया था, सुन नहीं पाया आपका ठीक तरह से, आप पूछना क्या रहे थे? दूसरा जी वाला सर, मैं सर कहना चाह रहा था कि जैसे लड़ाई के वक्त, उस वक्त में या बाद में भी परिवार को जो होता है, माँ बाप को अक्सर चिंताएं रहती है कि कैसे हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं है, या पत्नी को या बच्चे को, तो उस वक्त परिवार को आप क्या कहकर ढाढ़स बंधाते हैं, क्या कहकर उनको हिम्मत देते हैं? क्योंकि आपकी तो बातें सुनकर ही आंसू आ जा रहे हैं, फिर जो बीतता होगा वहां पे कैसे होता होगा, बहुत अजीब सा महसूस होता है, बहुत दिक्कत महसूस होता है ऐसे। बात तो सही है, क्योंकि जो फियर ऑफ अनसर्टेनिटी जो जिसको हम कहते हैं कि मतलब पता नहीं क्या होगा, कि मतलब अगर आप मैं अगर मेरा पर्सनल एग्जांपल ही लूंगा, तो 99 में वहाँ पे मोबाइल फोन्स उस टाइम पे वो उस बॉर्डर एरिया तक पहुंचे नहीं थे। हालांकि बहुत मतलब 2000 2001 की बात है शायद, वो दिल्ली वगैरह में शुरू हुआ था। 99 में तो अभी तक मोबाइल आया भी नहीं था। तब तो हम लोग पहाड़ से ऊंचे नीचे आना पड़ता था, वहाँ पे एक टेलीफोन बूथ होता था, टेलीफोन बूथ पे जाके लाइन लगो, फिर उसको घर को कॉल करो, माता पिता से बात करो, ऐसा था। लड़ाई के टाइम पे वो भी शेलिंग की वजह से वो भी बंद हो गया था। तो हर एक यूनिट में भारतीय सरकार ने एक सैटेलाइट फोन का इंतजाम किया था, कि हर एक यूनिट में आधे दिन के लिए एक सैटेलाइट फोन आएगा, तब आप अपने परिवारजनों से बात कर सकते हो। जब मैंने मैंने मदर से, मेरे माताजी से जब मैंने बात किया था, मैं उनको यही समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं लड़ाई के मैदान में नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मतलब मेरे माँ को या मेरे पिताजी को खास करके, जो कि एक बार उनको स्ट्रोक हो चुका था, स्ट्रोक होने के कारण वो थोड़ा सा बहुत कमजोर हो गए थे, उनको ये पता ना चलना नहीं देना चाह रहा था कि मैं लड़ाई के मैदान में हूँ। तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं लड़ाई मैदान में नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ। बट माँ तो माँ होती है, ऊपर से नीचे शेलिंग हो रहा है, तो उसे तो पता चल ही गया था माता जी को। तो ये बड़ा कष्टदायक होता है कि आप परिवारजनों को, जो हम पे बीती है, हमें तो पता है, मेरे आंखों के सामने हो रहा है कि क्या हो रहा है, हमें पता है, बट पीछे जो परिवारजन बैठे हुए हैं, उनको उनको तो डर तो हमेशा लगा ही रहता है। बस इतना ही कहना पाऊंगा, उसके लिए तो मुझे खास कुछ आंसर नहीं है कि मतलब परिवारजनों को क्या बोलना पड़ेगा, उनको कैसे सहानुभूति देना पड़ेगा। तो जिन्होंने अपना बेटा खोया है, उनसे मैं बहुत लोगों से मिला हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था, वो लोग, एक जो वॉइड होता है, जिसको वो गैप होता है, एक जो सोल्जर जो वो करके वो चले गए, निकल गए, बट वो क्या होता है, उसका तकलीफ जो है उनको, उस सोल्जर को उस टाइम पे हुआ था, बट जिंदगी भर जो तकलीफ उठाते हैं वो उनके परिवारजन है, उनका कुटुंब वर्ग है, उनका जो पेरेंट्स है, वो लोग उठाते हैं।
तो उसको दिलासा देने के लिए हमें ये काम करना होगा कि हम उनसे जाके बार बार मिलते रहे, ताकि उनको ये बात उनको पता चले कि हम सिटीजन्स जो है, बाकी जो आम जनता है, उन्होंने उस सैक्रिफाइस को भूला नहीं है। मैं एक और इंसिडेंट यहाँ पे बताना चाहूंगा। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, मुंबई अटैक में जो आतंकवादी हमला हुआ था, जो शहीद हुए थे, उनके घर पे, उनके बर्थडे पे हम लोग सारे इधर जाके उनसे केक कटवाते हैं। पहली बार जब हम गए थे, उनके घर में चूल्हा नहीं जला था, कि मतलब उनका बेटे का बर्थडे है बट उन्होंने चूल्हा नहीं जलाया था, कि मतलब उनके दुख में जब हम लोग गए, केक काटा, तो हमने जाके उनको पुलाव वगैरह बनाया, तब उन्होंने जाके खाना खाया। तो मैं ये क्या, तो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के ये लगातार हम 5-6 साल तक करते रहे। तब एक फंक्शन में उन्होंने बोला था, मैंने संदीप को कहा, एक लड़के को अगर मैं मर जाता हूँ, मेरे को कंधा देने के लिए एक बेटा होता, आज के डेट में मेरे पास 100 मेरे लड़के हैं जो मेरे आर्थिक को कंधा देने वाले हैं। तो ये चीज हमें, वो जो परिवारजनों को ये हमें ये बताना है कि मतलब आपका लड़का तो चला गया होगा, लेकिन 100 लोग आपके साथ खड़े हुए, ये बताने की जरूरत है। ओम प्रकाश सर हैंड किए हुए हैं। हाँ जी। नवीन सर, डायरेक्टली तो आप हमेशा हम लोग को सिखाते रहते हैं, आज भी बहुत मैसेज दिए। एक इनडायरेक्ट सीख आपने आज सिखाई हमें, जस्ट मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। हिंदी आपने जो बोला, मुझे कहीं भी रियलाइज नहीं हुआ कि यू आर नॉन हिंदी, टू बी ऑनेस्ट। तो दिस इज अ लीडरशिप क्वालिटी आई वांट टू शेयर विद माय फेलो पार्टिसिपेंट्स, कि आपने एक लीडरशिप क्वालिटी दिखाई कि आप पहले ही बताया कि ओके मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, सो डाइजेस्ट दैट, बट रियलाइज हुआ कि सर यू आर वेरी गुड हिंदी स्पीकर टू, थैंक यू वेरी मच फॉर टीचिंग दैट इनडायरेक्ट लेसन। एंड एक और मोमेंट मैं शेयर करना चाहूंगा। जब कारगिल युद्ध हो रहा था, तो उस समय हम लोग के यहाँ कम्युनिकेशन का सिर्फ अखबार, न्यूज़पेपर जो थे मेन मीडियम था। तो मुझे याद है उसमें हर एक जो भी न्यूज़पेपर में कारगिल के बारे में छपती थी, सब पढ़ के हम लोग सुनाते थे वहाँ पे अपने घर पे मम्मी वगैरह को। पापा जी हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, तो हमेशा आज और हिंदुस्तान अखबार आता था। तो मुझे याद है लगभग सारी कहानियां हमने पढ़ा था उसमें। जब आज आपको सुन रहा था ना, तो वो मोमेंट चाइल्डहुड भी विजुलाइज हो रहा था। और बाकी धन्यवाद फॉर योर, आपका समय देने के लिए सर। थैंक यू मुन्ना जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस। थैंक यू। एक हमारे बीच में युवा है, प्रिय छात्र आदर्श राणा, हैंड रेज करो। बोलो बुआ, पूछो। आदर्श राणा हैंड रेज किए हो। आदर्श अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। सर जय हिंद सर। जय हिंद आदर्श, जय हिंद। सामने आओ, सामने सर आओ। मेरा सर कैमरा ऑन करना पड़ेगा क्या? हाँ, कैमरा में आके बात करो सामने। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर जैसे हम लोगों ने सर मूवीज में देखा है और जगह सर पढ़ा है सर हम लोगों ने, तो सर जैसे शेरशाह मूवी में हम लोगों ने देखा सर, उसमें एक कोड नाम दिया जाता था सर। जैसे सर विक्रम बत्रा को दिया गया था सर, विक्रम बत्रा को शेरशाह नाम, सर ऐसा नाम क्यों दिया जाता है सर? ताकि ये वहां पे क्या होता है, रेडियो कम्युनिकेशन, पूरा जो कम्युनिकेशन होता है रेडियो सेट पे होता है। रेडियो सेट एक फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी पे सेट करने के बाद उस फ्रीक्वेंसी पे हम बात करते रहते हैं। हो सकता है कि मतलब वो एनिमी जो है उस सोल्जर उस फ्रीक्वेंसी पे वो टैप कर देते हैं, तो आगे अपने बात सुनने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए अगर हम बोलेंगे कि मतलब आज हम शेरशाह या कैप्टन विक्रम बत्रा 0.4875 या 0.5140 पे अटैक करने वाले हैं, मान लो हमने एक कॉन्वर्सेशन कर लिया और एनिमी ने उसको सुन लिया, तो हो सकता है कि मतलब वो तैयार रहेंगे उस चीज के लिए। तो इसलिए ये सब अवॉइड करने के लिए सब कुछ वहां पे कोड वर्ड में, अटैक के लिए कोड वर्ड होता है, नाम के लिए कोड वर्ड होता है, पहाड़ के लिए कोड वर्ड होता है। सभी ये सब जो है एनिमी को अपना जो प्लान के बारे में पता न चलने देने के लिए हम ये कोड वर्ड यूज करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। यही क्वेश्चन था सर, हम बहुत टाइम से सर वेट कर रहे थे सर पूछने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद सर। जय हिंद। और कोई है जो अपनी बातें करना चाहते हैं? ये ऐतिहासिक पल है कि हमारे साथ ऐसे व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं और आपने सुना
तो कुछ भी अमित कुशवाहा जी, अमित कुशवाहा, मैं चाहूंगा अमित कुशवाहा सामने आए और कुछ अपनी बातें शेयर करें। अमित कुशवाहा, अमित कुशवाहा जी नौजवान है हमारे संस्था के बहुत एक्टिव मेंबर में से एक है और ये भी एक कंपनी चलाते हैं और लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराते हैं, फाइनेंस कंपनी है इनकी। तो मैं चाहूंगा 2 शब्द हमेशा सपोर्टिव रहे हमारे हर एक नोबल कॉज के साथ। अमित कुशवाहा जी। जय हिंद सर। जय हिंद अमित। हाँ सर, मैं पिछले 1 घंटे से आपको सुन रहा हूँ, पूरी तरह से सुना, काफी अच्छा लगा। जो चीजें हम लोगों ने मूवी में देखा था उस चीज को आपके द्वारा जो सुना और मूवी में देखा, दोनों में काफी डिफरेंट था। हम लोग तो डिफेंस में नहीं जा सके, लेकिन बाहर में रह के भी हम लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे समाज के लोग हम लोग के ऊपर प्राउड फील करें। और इसमें सपोर्ट हमारे ख्वाब फाउंडेशन के चेयरमैन मिस्टर मुन्ना कुमार जी का पूरा रहता है। और जैसा कि अभी आपने बताया कि जो भी शहीद हुए हैं उनके घर पे जाके करे, तो मैं अपने टीम मेंबर जितने भी हैं सबसे ये आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि उनके आसपास एरिया में जो भी हो उनका लिस्ट बना के एक ग्रुप में शेयर करें और हम लोग जो है वीकेंड पर उनके यहाँ 1 बाय 1 जाने की कोशिश करेंगे, टीम के साथ जाने की कोशिश करेंगे, अकेले जाने की कोशिश करेंगे, जाएंगे और जहां तक हो सकेगा हम लोगों से अगर उन्हें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट हो तो उस चीज को भी हम पूरा करेंगे। और हमारी पूरी ख्वाब फाउंडेशन की टीम इसके साथ रहेगी और हम इसके साथ हैं, हमारे पूरे समाज इसके साथ है। बाकी सर आपसे बात करके, आपको देखना सामने में काफी अच्छा लगा, काफी प्राउड फील हुआ सर। आपको सर सैल्यूट, थैंक यू। थैंक यू। एक सर सवाल है आपके लिए, चैट बॉक्स में आया है। आकर्षणा ने सवाल पूछी है कि जय हिंद सर, जैसा आपने बताया आप खुद से चलने लगे हैं, तो क्या आपने दोबारा इंडियन आर्मी ज्वाइन किया? नहीं, एक बार फौज से अगर मुझे मेडिकली अनफिट, मतलब मेडिकली अनफिट करके अगर निकाल दिया फौज को, जो मैं तो अभी मेरा हालत ऐसा है कि मतलब मैं नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज कर लेता हूँ, मतलब वो चलना फिरना वो हो जाता है। बहुत ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता, ज्यादा दौड़ दौड़ तो नहीं लगा सकता, जंप नहीं कर सकता, जो कि फौज के जो पैरामीटर्स है तो उसमें मैं कहीं पे फिट नहीं बैठता। अभी एज भी हो चुका है, तो फौज को तो 6 साल का 6 महीने का सर्विस। मुझे ये भी एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे लोग बोलते हैं कि मतलब हम अनफॉर्चुनेट, कितना अनफॉर्चुनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब दुर्भाग्यशाली। दुर्भाग्यवश, दुर्भाग्यवश। दुर्भाग्यशाली। आप कितने दुर्भाग्यशाली हो कि आपने फौज को ज्वाइन किया, लड़ाई छिड़ गया, आपको चोट लग गया और 6 महीने के अंदर आपको चोट लग गया और आपको 2 साल तक, लगभग 2 साल तक आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। ये लोग मुझे बोलते हैं, ताकि मैं ये बताना चाहूंगा मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे 6 महीने के अंदर, जो फौज में गया था 6 महीने के अंदर, जो मेरा हुनर दिखाने का था वो दिखाने का एक मौका मिला। और आप लोगों ने मतलब परमवीर चक्र के बारे में कितना जानते हो पता नहीं है, बट 2 लोग परमवीर चक्र, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार, इन दोनों के साथ 0.4875 पे अगर लड़ाई लड़ने का मुझे मौका भगवान ने दिया हुआ है, तो इससे ज्यादा उन भाग्यशाली कौन हो सकता है कि मतलब 6 महीने के अंदर आपको देश के लिए कुछ कर गुजरने का, कुछ कर दिखाने का मौका मिला, आपने कर दिया। और साथ में 2 परमवीर चक्र के साथ आपने एक लड़ाई में रात भर रह के आपने लड़ाई लड़ा है, उससे ज्यादा जिंदगी में क्या चाहिए होता है। तो जितना मैंने फौज में करना था वो करके बाहर आ गया हूँ। अभी दोबारा फौज में मुझे तो वो नहीं लेंगे, बट मेरी इच्छा है कि मतलब अगर ऐसा नौबत आ गया, ऐसा मौका मिला कि लड़ाई छिड़ गया, तो वहां पे भले ही जाऊंगा तो खाना पकाऊंगा या मतलब बिस्तर साफ करूंगा या नर्सिंग असिस्टेंट बन के काम करूंगा अगर मौका मिलेगा। तो ये जरूर मैं करना चाहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि सवाल का जवाब मिल गया होगा आकर्षणा जी को। हमारे बीच में चूंकि समय ज्यादा हो चुका है, 1-2 और लोग से और मैं चाहूंगा सर। हमारे बीच में आकाश गौतम है। आकाश गौतम चूंकि हमारे प्यारा स्टूडेंट में से है और बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर काम भी कर रहा है बच्चा, क्या कोडिंग क्लब बना करके फाउंडेशन के एक यूनिट के रूप में। और मैं बस सर मैं बता देना चाहता हूँ कि यह फिल्म आकाश लेकर के ही दिया मुझे, तो मुझे तो समय मिलता नहीं, बस मैं मीडिया में देखते रहा
लेकिन ये फिल्म दिया एचडी में, मैं देखा तो मैं उसी समय बोला कि सर से जो है ना क्या हम लोग कार्यक्रम करें, तो बोला कि सर अगर ऐसा हो जाता है तो हम लोग को सौभाग्य होगा कि सर से बात करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये सब की मैं मूवी देखा हुआ था। तो मैं चाहता हूँ कि आकाश को शब्द, क्योंकि बोलने में हेजिटेट करता है बच्चा, मुझे पता है ये मेहनत करता है, काम करता है। आकाश गौतम, अनम्यूट करो। हाँ, बोलो। आकाश गौतम सर टेक्नोक्रेट्स एक्चुअली, कोडिंग बहुत बढ़िया करता है, बहुत फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन बहुत बहुत मैंने अमेजिंग स्किल है वो बच्चे के अंदर, और बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन करता है, इस चीज को मैं जानता हूँ, फिर भी यहाँ बोलना पड़ेगा। बोलो 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 आकाश। बोलो कुछ भी, जल्दी। आज के सेशन तुम शुरू से हो, हर एक जगह पंचुअल हो जाते हो तुम, वेरी गुड। बोलो बच्चा। एनीवे कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा मे बी टेक्निकली, लेकिन कादिर जिलानी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। कादिर जिलानी जी, बोलिए कादिर जी। नमस्कार सर। कादिर जी नमस्ते। सर हम लोग ख्वाब फाउंडेशन से है, काफी दिनों से आपका मैंने जब से चर्चा चल रहा है 3-4 दिन से हम लोग काफी अंदर से एथी थे, उत्सुक से आपसे मिलने के लिए कि कब आप टाइम हो जाए 2 बज जाए कि आपका हम लोग बात सुने। आपके बात सुनने के लिए हम लोग काफी एथी थे, एक्टिव, और बहुत अच्छा लगा आपके सुन के। हम लोग का जो परिवार है किसान, मेरे पिताजी किसान हैं, कोई घर में पढ़ा लिखा नहीं था। हम 6 भाई हैं, सबसे छोटे हैं, तो हम लोग खेती बाड़ी में सभी लोग उलझाए हुए थे। हमने खेती बाड़ी करते हुए समाज सेवी जो लोग थे उनके पीछे पीछे चलते चलते सीख गए कि किस तरह से समाज सेवा करना है। हमारा मन जो है समाज सेवा ही में ही लगता है। बहुत अच्छा लगता है लोगों को मदद करके, हमको काफी माने अंदर से थी गर्व महसूस होता है कि हमने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि मेरे घर से काफी डांट मिलता है कि घूमने फिरने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमने इतना ही कम उम्र में 21 साल में जितना नाम कमा लिया है सर, कि मेरे पंचायत में कोई युवा 21 साल की उम्र में नहीं किया है जितना हमने सर कर दिया है। और सर मुन्ना सर से भेंट हुआ 2017 में, जब से सर के साथ जुड़े हैं मैंने काफी बार मेरे दिमाग में निगेटिव आया कि मैं इधर चला जाता तो ज्यादा ठीक रहता इधर, लेकिन मैंने मेरा दिमाग जब टेंशन में आ जाता है तो एक बार मुन्ना सर से मैं मिल लेता हूँ सर, उसके बाद मेरा ब्रेन वॉश हो जाता है, मैं फिर फ्री माइंड हो गया समाज सेवा में लग जाता हूँ। इसी तरह से सर मैं अब सेटअप भी हो गया हूँ और समाज सेवा में लगे रहा हूँ। इस बार पंचायत चुनाव लड़ा हूँ सर, पंचायत लेवल पे 298 वोट से हार गया हूँ, फर्स्ट बार था। नेक्स्ट समाज सेवा में लगा हूँ, मालिक का जब मर्जी होगा जब होगा, लेकिन आपके बात सुन के मुझे लगा है कि अब जो भी कुछ हो जाए समाज सेवा जिंदगी भर जीते जी इस जिंदगी में नहीं छोड़ना, समाज से लगे रहना है। और मुन्ना सर और आप जैसे मिलते रहेगा, हम लोग का हौसला और बढ़ता रहेगा सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड कादिर, एक्सलेंट, बढ़िया काम कर रहे हो आप, कीप डूइंग इट, उसको आगे जारी करते रहिएगा। एंड वी विश एंड प्रे कि आप अगले बार जो म्युनिसिपल इलेक्शन होगा आप जीत के आए, समाज के लिए कुछ कर पाए, कर गुजरे, कुछ कर दिखाए, ताकि आप म्युनिसिपल इलेक्शन में नहीं आगे एमएलए इलेक्शन भी लड़े, ताकि आप उन्होंने ज्यादा इम्पैक्ट हो, ज्यादा काम कर पाए आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार आप मोतिहारी आते सर, आपसे मुलाकात होती, हम लोग को कितना खुशी का बात होता सर। आएंगे बिल्कुल की बात है, बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल, सर ने बता दिया है और आएंगे, और हम लोग छोड़ेंगे नहीं बस। हमारे बीच में आकाश जी सर, जी आकाश सर। गौतम, बोलो बुआ। बोलो आकाश, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी।
आवाज नहीं आ रही है। आकाश एक बार हेडफोन निकाल के ट्राई कीजिए, मे बी हेडफोन में इशू होगा आपको। हाँ, हेडफोन निकाल लो। अच्छा, तब तक मधुसूदन अभी स्टूडेंट है बीसीए का, मेरे कॉलेज में पढ़ता है बच्चा और अभी काफी इंटेलिजेंट है। मधुसूदन। जैन सर। हाँ जैन मधुसूदन जी बताइए। सर जैसे कि आदर्श ने क्वेश्चन पूछा था कि सबको एक कोड नेम मिलता है, तो सर एज यूजुअल मेरा भी एक क्वेश्चन, वही क्वेश्चन सेम है, मतलब कि आपको क्या नाम मिला था सर उस मतलब कि युद्ध में जो आपने कारगिल में लड़ा था। और सर एक और ये भी जानना है कि जैसे मतलब कि ये सिर्फ हेड रैंक के लिए होता है या सर सारे सोल्जर्स को ये नाम दिए जाते हैं सर? नहीं, मैं अपना कोड वर्ड तो मेरा एक बुक रिलीज होने वाला है, कोई लिख रहा है, उसमें उन्होंने बोला है उस बुक का नाम जो है उसके कोड नेम के ऊपर रखा जा रहा है। तो वो कहीं हमने रिवील नहीं किया अभी, तो कोड नेम को अभी फिलहाल रहने देते हैं। दूसरी चीज जो है, जो इम्पोर्टेंट होदेदार होते हैं उन्हीं का नाम रखा जाता है, क्योंकि अगर सबका अगर नाम मतलब एक कंपनी में मान लीजिए अगर 120 लोग हैं, 120 लोगों का अगर हम नाम लिखते रहे तो याद भी नहीं रहेगा। तो ये जो होता है कि मतलब जो अटैक लीड करने वाले हैं उनके लिए होता है, जो रेडियो सेट ऑपरेटर होता है उनके लिए खास करके होता है, जो मीडियम मशीन गन, जो लाइट मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर जो यूज करते हैं उनके लिए होता है, ताकि जब हम कम्युनिकेट कर सके, अगर उन्हीं को अगर मैसेज पास करना होगा तो उनका नाम पुकार के हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। तो ये नॉमिनेटेड पीपल्स जो मतलब एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो टीम लीडर, सब टीम लीडर, जो छोटे छोटे टुकड़े के जो लीडर होंगे उनके लिए ये नाम दिया जाता है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको लगता है कि एक और सवाल है सर इनबॉक्स में। गर्ल्स के लिए कोई सजेशन? आपकी बात ने दिल जीत लिया, रियली मैं भी रो दी थी। तो लड़कियों के लिए कोई संदेश है, कोई सजेशन है सर, बताया जाए। बहुत सारी लड़कियां भी इसमें जुड़ी हुई है जो यंगस्टर है, और काजल गुप्ता का ये सवाल है सर। ओके, काजल जी आपके लिए तो जैसे मैंने किसी ने पूछा भी था, तो लड़कियों के लिए भी फौज में अभी भर्ती तो पहले से ही था, मतलब लगभग 10-12 साल से तो भर्ती शुरू हो गया था, लेकिन उनके लिए परमानेंसी नहीं था, मतलब 10 साल या 14 साल के बाद उनको छोड़ना पड़ रहा था, उनको पेंशन लागू नहीं था। तो अभी भारत सरकार ने और फौज में मिलके ये कर दिया है कि मतलब वो रिटायरमेंट तक सर्व कर सकते हैं। जैग ब्रांच, मतलब आपने अगर लॉ पढ़ा है तब ज्वाइन कर सकते हो, आपने एजुकेशन फील्ड में ज्वाइन कर सकते हो, नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हो, और डॉक्टरी किया हुआ है तो डॉक्टर एएमसी आर्मी मेडिकल कोर उसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो आपके लिए भी, मतलब लड़कियों के लिए भी काफी सारे ऑप्शन है फौज में ज्वाइन करने के लिए। अगर आप परमानेंट नहीं करना चाहती है, आपके लिए ट्रायल की बेस पे आप करना चाहते हो, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है जो कि 5 साल के लिए, 5 साल के बाद आप खुद अपने आप छोड़ सकते हो, ये भी एक प्रोविजन है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे आपके लिए चुनने के लिए आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है, 5 साल के लिए या परमानेंट के लिए, मेडिकल के लिए या इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। तो आप आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप अपने आप को पहले एजुकेशन फील्ड में कंप्लीट कीजिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, एंड उसका मिलता जुलता जो है आप फौज में आप ज्वाइन कर सकते हो। वंडरफुल फैसिलिटीज है फौज का। तो यू शुड एक्सप्लोर गिवन एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप 5 साल भी करना है, 5 साल करने के बाद जितना आप एक्सपीरियंस लेके बाहर निकल रहे हो, जो आपको बाहर जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो आपको ऑब्जर्व करने के लिए इजीली आपको नौकरी बाहर भी मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोलू कुमार जी जो हमारे इस संस्था के एक्टिव मेंबर, साइकिलिस्ट है सर, साइकिल से बहुत दूरी तय करते हैं, चैंपियनशिप में भी भाग लेते हैं, और कवि और लेखक भी है। तो मैं चाहूंगा गोलू कुमार जी। हाँ यस सर, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, मेरे नींद को तकलीफ नहीं न मुसलमानों से है, मेरे नींद को तकलीफ न हिंदुओं से है न मुसलमानों से है, मेरे नींद को तकलीफ सब मर रहे फौजी भाइयों और भूखे मर रहे किसानों से है। आपको नवीन सर को जय हिंद मेरे तरफ से, और जितने भी ख्वाब फाउंडेशन के सदस्य उन सभी भाइयों को मेरे तरफ से जय हिंद। सर नवीन सर से एक सवाल है हमसे।
पूछना चाह रहे हैं आपसे कि सर आज हमारे समाज में बहुत ऐसे युवा हैं जो दिशाविहीन होते जा रहे हैं और असामाजिक तत्वों को अंजाम देते हैं। तो सर वैसे युवाओं को आप किस तरह मोटिवेट करना चाहेंगे? आपसे बस यही सवाल है सर। गोलू कुमार जी, मेरा हिसाब से तो मैं एक फौजी हूँ एंड बाय ब्लड एंड बर्थ मैं अपने आप को फौजी मानता हूँ। एक शायद एक क्वेश्चन भी आ रहा था कि मतलब पेट्रियोटिज्म का लोगों को कैसे नेशनलिज्म के ऊपर पेट्रियोटिज्म के ऊपर कैसे उनको सबक देना है। ये दोनों के लिए मेरा एक ही आंसर है। जैसे आपने आज कैप्टन नवीन नागप्पा के बारे में सुना है आपने। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारे बलिदान की कहानियां हैं, गाथा ये है, वीर गाथाएं है। आप उनको पढ़िएगा। मतलब अगर आपको किसी अगर मौका मिले, आप वो लोगों को उनके बारे में अगर एड्रेस करने का मौका मिलेगा, कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में पढ़िए, मनोज मनोज कुमार पांडे है, उनके बारे में आप पढ़ सकते हो। कैप्टन हनीफुद्दीन है, कैप्टन हनीफुद्दीन के बारे में आप सर्च कीजिए, आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो अब जब आप ये चीज़ें आप पढ़ोगे, जब आपको इसका जानकारी होगा, जब आप किसी फोरम में अगर जाते हो, किसी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी कैंप में, तो आप इस वीर गाथा को उनको सुनाइए। इसका इफ़ेक्ट आपको आप यकीन नहीं मानोगे, इसका इफ़ेक्ट लोगों के ऊपर किस तरीके से का इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब आप जो एक आदमी, एक जो सोल्जर है, जो 20, 22, 25 साल की उम्र में अपना जो प्राण न्यौछावर कर सकता है, जिसको हम अल्टीमेट सैक्रिफाइस बोलते हैं। इसके अलावा क्या है ज़िंदगी में? अगर आपकी जान ही चली गई, तो उसके बाद क्या बचता है? अगर वो एक जान है जो सबसे कीमती चीज़ है, उसको भी आप कुर्बान करने के लिए राज़ी हो, वो एक कॉज़ के लिए, जो हायर कॉज़ है, उसको हम क्या हायर कॉज़ बोलते हैं? इट इज़ हमें फ़ौज में सिखाया जाता है नेशन फर्स्ट। मतलब सबसे प्रथम जो है वो आपका राष्ट्र है, सबसे प्रथम जो है नेशन है। उसके बीच में कोई रिलिजन नहीं आता, उसके बीच में कोई सोसाइटी नहीं आता, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई रिच, कोई पुअर नहीं आता। इट इज़ ऑलवेज़ नेशन फर्स्ट। ये चीज़ें हमें जब हमें सिखाया गया था, जब मैं फ़ौज में भर्ती होने के लिए 1 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए गया था, तो मैं पक्का एक नॉर्मल एक सिविलियन था। 1 साल के अंदर मुझे मोल्ड करके पहले मुझे तोड़ के फिर मुझे नए चीज़ तरीके से बनाया गया। तो मैं 1 साल का ट्रेनिंग जो है मैं आज भी नहीं भुला हूँ। वो ट्रेनिंग हुआ था लगभग 24-25 इयर्स बैक, बट स्टिल दैट ट्रेनिंग हैज़ बीन इनग्रेन्ड इंटू मी। हमें ये सिखाया था, रोज़ हम लोग यही पढ़ते थे, द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज़ एंड एवरी टाइम। मतलब जो आपका राष्ट्र है, जो आपका नेशन है, वो सबसे ऊपर आता है। उसके बाद जो है द मेन यू कमांड, आपके नीचे जो है, आपकी जो साथी है, आपके जो साथ जो सोल्जर्स है, उनका सेफ्टी, कम्फर्ट एंड ईज़ सेकंड आता है। योर ओन ईज़, सेफ्टी एंड कम्फर्ट, आपके खुद का जो सेफ्टी है, आप खुद का जो कंसर्न है, आप खुद का जो कम्फर्ट है, वो सबसे आखिर में आता है। मतलब नेशन फर्स्ट, सेकंड आपके साथी, थर्ड मतलब लास्ट आपका है। ये हमें सिखाया जाता है, हमें बार-बार ये चीज़ पढ़ाया जाता है, तो हमें ये दिमाग में बैठ जाता है। तो जब तक आप ये जो भटके हुए नौजवान हैं, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, जब हम नेशन के बारे में नहीं बताएँगे, बार-बार ये चीज़ उनको नहीं दोहराएँगे, जो सैक्रिफाइसेस की कहानियाँ उनको सुनाएँगे, तब उनका मन बदल सकता है। एंड ये नहीं है कि मतलब नहीं बदल सकता, बट ओनली थिंग इज़ दैट वी हैव टू कम्युनिकेट टू देम इन अ प्रॉपर फैशन। उनको काउंटर करने की ज़रूरत है। आप ये चीज़ जो मैंने बताया था, पद्मपाणि आचार्य के बारे में पढ़िए। पद्मपाणि आचार्य महावीर चक्र है, उनके बारे उनका उनका लाइफ के बारे में पढ़िए। इनका इनका इमेजिन कर सकते हैं आप, उनकी वाइफ जो इनका शी वाज़ प्रेग्नेंट जब इनका मेजर मेजर पद्मपाणि आचार्य का जो देहांत हुआ था, उस टाइम पे वो मैडम प्रेग्नेंट थी एंड उसका जो बच्ची है, वो उसके बाद पैदा हुई है, उनके डेथ के बाद पैदा हुई है। एंड इमेजिन 20 इयर्स ऑफ कारगिल वॉर के बाद उस लड़की ने मतलब वो 20 साल की उम्र में 18 साल की उम्र में 18-19 साल की उम्र में जब वो लड़की उसी यूनिट में जाती है एंड उनको रिप्रेजेंट करती है, उनको जाके एड्रेस करती है, क्या गर्व महसूस किया होगा उस बच्ची ने। ये ऐसे चीजों को पढ़ना है, ऐसे चीजों को आपके फेसबुक के ऊपर पोस्ट करना है, आपको जहां मौका मिलता है इनको कम्युनिकेट करना है, चाहे छोटा ही ग्रुप हो। आपने उनको जब कहानी बताओगे सैक्रिफाइसेस की, तब अपने आप उनके ऊपर ये असर पड़ेगा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और लास्ट सवाल है आकाश गौतम का, चूंकि वॉइस आ नहीं रहा था तो बच्चा ने मैसेज के थ्रू सवाल पूछा है, हाउ कैन वी टीच द लेसन ऑफ नेशनलिज्म टू स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर अर्ली करियर पीरियड, बिकॉज एट द हाँ एंड जी, वी हाँ जी, ऑल मतलब हैव टू इसी का सर्व द नेशन। ये मैसेज में है सर, वो सवाल मैसेज में डाला हुआ है। हाँ How जी। can we teach the lesson of nationalism to students from their early career period? Because at the end, we all have to serve the nation irrespective of our profession. ओके, दिस बहुत अच्छा सवाल है। मुझे हमेशा यही लगता है कि मतलब अपना एजुकेशन सिस्टम में कहीं पे कमी है। हमें एजुकेशन सिस्टम में हमें बच्चों को प्री इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र मिलने से पहले, इंडिपेंडेंट कंट्री इंडिपेंडेंट होने से पहले जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वतंत्र सेनानी थे, उनके बारे में हमने अपने बच्चों को बहुत कुछ पढ़ाने की कोशिश किया है। बट कुछ स्वतंत्रता के बाद जो जितने लोगों ने सैक्रिफाइसेस किया है, उसके बारे में हमने बताने की कोशिश ही नहीं किया कभी। आप लोगों को, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि परमवीर चक्र क्या होता है, किसको मिलता है। कितने परमवीर चक्र अवार्ड आज तक दिए गए इंडिपेंडेंट इंडिया हिस्ट्री में, कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला हुआ है, उसमें से कितने लोग अभी तक जिंदा है, मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है, ये सब आप लोगों को भी, शायद आप लोगों को में भी पता नहीं होगा। जब तक हम ये चीज नहीं जानेंगे, जब तक ये चीज हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, तब तक उनको वो कॉस्ट ऑफ द फ्रीडम मतलब स्वतंत्र का जो कॉस्ट है, वो उनको पता नहीं चलेगा। जिस चीज की हमें अहमियत नहीं पता, जिस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं है, उस चीज की हमें अहमियत भी नहीं पता होगा। इसलिए मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं हमेशा स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जाके ये कहानी इसलिए सुनाता हूँ ताकि बच्चों को पता चले कि परमवीर चक्र का महत्व क्या है, परमवीर चक्र कितने लोगों को मिला हुआ है, कितने लोग इसके जिंदा है, कितने लोगों को महावीर चक्र मिला हुआ है, कितने लोगों को अशोक चक्र मिला हुआ है, उसमें से कितने लोग शहीद होने के बाद उनको मिला हुआ है। ये सब चीजें मैं स्कूल में, कॉलेज में जब भी जाता हूँ, ये चीजें मैं उनको दोहराता हूँ। इसी से स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी, स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म तभी बनता है, तभी बढ़ता है, जब हम उसको पेट्रियोटिज्म के बारे में, जो लोगों ने पेट्रियोटिज्म के लिए, इस देश के लिए जान तक कुर्बान दे दी, उनके बारे में हम बच्चों को जब तक नहीं पढ़ाएंगे, तब तक ये स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म, स्पिरिट ऑफ नेशनलिटी उनमें आना मुश्किल है। तो ये अपने ऊपर दायित्व है। जो हम कॉलेज से आगे बढ़ चुके हैं, कॉलेज से निकल गए या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमें इस चीज के बारे में जानकारी हासिल करना है ताकि हम अपने बच्चों को स्कूल में जाके ये चीजें बता सके उनको। इसी से नेशनलिज्म बढ़ेगा, इसी से पेट्रियोटिज्म बढ़ेगा। एकदम परफेक्ट सर। एक और सवाल आया है, क्या सर ऑफिशियल वर्क में जाने के लिए क्या प्रोसेस है, क्या उसके लिए भी सेम कंडीशन होता है? रंजन भगत जी द्वारा, रंजन भगत जी ने नहीं पूछा समझा कि सर। जी सर ऑफिशियल वर्क में जाने क्या क्या प्रोसेस है, क्या उसके लिए भी सेम कंडीशन होता है, मतलब कि लड़ाई पे ना जाने जाए और ऑफिस में काम करने के लिए डिफेंस में ही अगर जाना हो तो फिर क्या उसके लिए प्रोसेस है? हाँ, अगर आपको ऑफिशियली वर्क करना है तो डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सिविलियंस के लिए एक हुद्दा है। डिफेंस मतलब जरूरी नहीं है कि जो डिफेंस में सर्व कर रहे हैं वो सारे यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। जैसे डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। एचएएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेमेल, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, वो काम करते हैं डिफेंस के लिए। उनका जो नेचर ऑफ वर्क है जो पूरा डिफेंस रिलेटेड है, बट वो इनएक्टिव है, इनएक्टिव और इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं आर्मी को। डायरेक्ट रोल है नहीं उनका। तो अगर आपको किसी को इच्छुक है, मतलब somebody is keen, somebody is interested, can explore the possibility of joining डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है जो कि डिफेंस के लिए काम करते हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक और है, आर्मी क्लर्क का क्या प्रोसेस होता है सर? आर्मी क्लर्क, ओके, आर्मी क्लर्क के लिए ऐसा मतलब मुझे भी अभी फिलहाल तो याद नहीं है, बट इट इज पर्सन बिलो ऑफिसर्स रैंक जिसको बोलते हैं, वो क्लरिकल ट्रेड है। शायद आपको indianarmy.nic.in में उसका पूरा जानकारी मिल जाएगा कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया,
काम उनका जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होता है, तो काम तो वही होगा क्लरिकल का स्टाफ, बट एलिजिबिलिटी आपको indianarmy.nic.in में देखना पड़ेगा। चलिए एक और लास्ट में है सीके अग्निहोत्री, पूछिए। अच्छा नवीन सर, हमारे बीच में एक मैं आपको ये जो हमारे बीच में बुजुर्ग हैं, गांधीवादी हैं, श्री नारायण मुनि जी, जो हमारे इस संस्था के एक पैट्रॉन के रूप में हमेशा से कार्य, 92 साल के हैं सर, ये 92 साल के हैं, और अभी भी जब कार्यक्रम होगा तो इनकी एनर्जी के बारे में बोल रहे हैं। और प्रीवियस सेशन में इनका सेशन था, इन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से हमारे युवाओं को मोटिवेट किया था। आप समझ सकते हैं, ये अभी भी लाइब्रेरी चलती है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, बुखाने काला में। कुछ बोलना भी चाह रहे हैं जी, बोला जाए। बोलिए, कुछ बोलिए, बोलिए कुछ। युवा के बीच में कैप्टन नवीन जी आए हुए हैं, लाइव है, बोलिए। अभी आवाज कम सुन पाते हैं, लेकिन जब इनको समझ में आती है तो लाइब्रेरी है इनके पास नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, और बहुत सारे नक्सली को इन्होंने नॉर्मल लाइफ जीने के लिए सुधार किया है, इन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। बोलिए। उपस्थित महानुभाव, मैं तो बहुत बुरा हो गया हूँ। एक दिन आपके जैसा जवान था तो बहुत काम किया, देश को अपना समझा। जब तक देश को अपना देश नहीं समझा जाएगा तब तक कोई काम नहीं होगा। इसलिए प्राथमिकता देनी है कि हम देश को समझें, और देश का भविष्य युवाओं पर निर्भर है। युवा चाहेंगे तो देश अच्छा बनेगा, युवा नहीं चाहेंगे तो देश अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप देश को सर्वोपरि मानकर मुन्ना जी के संरक्षण में जो कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम को आप सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। इनको मैं रेल में, इनको अगर स्टेज मिल जाए ना तो इनकी बीमारी खत्म हो जाती है। अभी सर, अभी हमको खोजते खोजते 2 बार आ गए यहाँ। अच्छा चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश बाबू। सीके अग्निहोत्री जी, लास्ट क्वेश्चन मैं लेना चाहूंगा। सीके अग्निहोत्री। जय हिंद सर, जय हिंद सर, नवीन सर, जय हिंद। ना भैया, कारगिल में जो युद्ध लड़े हैं। हाँ बोलिए, सवाल पूछिए। इस सेशंस में मैं आया हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे इस सेशंस का। मेरा सवाल ये है, जैसे कि हम इंडियन आर्मी और सभी वैसे बहुत सारे जो है आर्मी लोग सब हैं, तो ये क्या आईबी, एनआई ये सब का भी मतलब पार्ट होते हैं इन लोग इंडियन आर्मी के लिए? मतलब आप डेपुटेशन की बात कर रहे हैं, दूसरे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में डेपुटेशन जाने की बात कर रहे हैं? या श्योर। हाँ जी, डेपुटेशन जाने का अवसर है। अगर आप इच्छुक हो, मतलब आप फौज में ज्वाइन करने के बाद बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जहाँ पे आप डेपुटेशन जा सकते हैं। आपका हुनर है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर सकते हो। अगर वैकेंसी निकला हुआ है सही टाइम पे, आपका एज भी क्राइटेरिया मैच कर रहा है, तो डेपुटेशन के नाम पे आप बहुत सारे ऑप्शंस है। ऐसे भी ऑप्शंस है जहाँ पे आप डेपुटेशन मतलब 2 साल या 3 साल करके वापस अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए, या 2 टेन्योर डेपुटेशन करे, या परमानेंट सेकेंडमेंट जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये तीनों ऑप्शंस फौज हमें प्रोवाइड करता है डेपुटेशन जाने के लिए। या श्योर। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आपकी बात को सुनकर सर मुझे अच्छा लगा बहुत कि इंडियन आर्मी एक शहीद लोग जो हैं, जो देश के लिए कुर्बान होते हैं, देश के लिए वर्क करते हैं, जैसे और सभी जैसे स्वतंत्रता सेनानी लोग और सभी जो लोग देश की आजादी के लिए लड़ा, एक देश के लिए लड़ा, एक इंडियन आर्मी जो हमारे देश की एक परत है, जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, उनके लिए मैं सल्यूट करता हूँ, जय हिंद कहता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू अग्निहोत्री, थैंक यू।
अंत में सर हमारे जो ख्वाब फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष है टीवाई साहब, जो कवि है, लेखक है, शायर है और शिक्षक है, मोटिवेटर है। अंत में अगर किसी को बोलना है तो बोले। अभी धन्यवाद ज्ञापन होगी, हम लोग एक दूसरे से सी ऑफ करेंगे, क्योंकि हम लोग, मैं बता दूं कि सर को इतना छुट्टी है, फिर भी सर का बहुत बड़ा योगदान रहा कि बिना हमको कहीं से भी एक मैसेज नहीं है कि मुन्ना जी छोड़ दीजिए, बहुत देर हो गया, मैं फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। रेलवे में सर आपने जिस ढंग से हमारे युवाओं के सवालों का जवाब दिया, अब मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं छोड़ दूं, लेकिन मैं अब बुलाने का ही पूरा यहाँ प्रयास करूंगा। कलाम सर को हम नहीं बुला पाए, कलाम सर से भी मिले, लेकिन आपको पा करके बहुत बड़ी हम लोग की उपलब्धि में से एक होगी कि यहाँ के जो नौजवान है, बहुत सारे आर्मी में तैयारी करते हैं, आपसे मैं मुखातिब करवाऊंगा सर। यहाँ पे बहुत सैकड़ों और हजारों की संख्या में हमारे नौजवान लोग सुबह में दौड़ते हैं और तैयारी करते हैं, तो मुझे लगता है कि इन सारे लोगों के लिए आपका जो वक्तव्य होगा उनके अंदर पूरा आग भर देगा, ज्वाला भर देगा, और वो लोग हमारे देश के लिए बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश सर, आपका मैसेज आया, थैंक यू। मैं चाहूंगा टीवाई साहब सर का जो धन्यवाद ज्ञापन है, धन्यवाद ज्ञापन करे, हम लोग विदा लेंगे, क्योंकि 3 घंटा से हम लोग अरे हुए हैं। शेरशाह मूवी एक फ्रेश लाइव। चलिए सर, एक पूछना था सर से एक बात पूछना था कि सर वो IBNI में जाने के लिए उसको प्रोसेस कैसे होता है, उसको कैसे किया था फिर सर? अच्छा, उन्होंने वेबसाइट बताया है मेरे ख्याल से, वेबसाइट के थ्रू जानकारी हासिल करके बाद में सर बताएंगे। सर नवीन सर का व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा, बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। सबको ये वीडियो में आ जाए, धन्यवाद ज्ञापन हो रही है, उसके बाद हम लोग सी ऑफ होंगे, तो कुछ स्क्रीनशॉट और कुछ ग्रुप फोटो हो जाए, सारे कोई आ जाए। ये हम लोग के प्यार मोहब्बत और बाउंडेशन हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगी, इसलिए हर एक सप्ताह हम लोग मिलते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और हम लोग प्यार लेते हैं, प्यार बांटते हैं। तो फिर से सबको ये ऑनलाइन है और वीडियो में आ जाइए। सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर ले प्लीज। कैमरा ऑन कर लीजिए आप सब। एक बहुत ही सुनहरा और ऐतिहासिक क्षण है कि हम सब फिर से इकट्ठा हुए हैं। जो जहाँ पे है जैसे है, कोई दिक्कत नहीं है, कंबल के अंदर है, कंबल के बाहर है, कुर्सी पे है, घर में है, किचन में है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर नवीन सर का लग रहा है कनेक्शन कट गया। सर का फोन आया। हेलो सर। अभी भी कुछ लोग पूरा ऑफ है जी। ओहो अच्छा, लगा। ठीक है सर, तो अब खत्म भी हो गया, अब धन्यवाद ज्ञापन हो खत्म कर देते हैं सर, तो ठीक है ना? जी 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 जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद सर। हेलो, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, जय हिंद। सर का फोन था, चूंकि लाइट वहां पे ऑफ हुआ है, जिसके चलते सिस्टम से बाहर निकल गए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं आ पाए हैं। यहाँ की लड़कियां लोग बड़ी शर्मीली होती है ना? हाँ अरे खैर कोई नहीं, ये हमारा परिवार है। राकेश सर भी हमारे बीच में उपस्थित हो जा चुके हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है। अंत भला तो सब भला। एनीवे, अब बाकी लोग कहाँ हैं? सब कोई आ जाइए। अभी भी 30 लोग हैं, 28 लोग हैं। एनीवे, धन्यवाद ज्ञापन सर, टीवाई साहब सर। कि आगे से और भी हमारे आस पास के जितने भी सदस्य हैं वो भी शामिल हो और हमारे मित्रगण भी इसमें शामिल हो। मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, मुन्ना सर ही नहीं, सभी सदस्य हम लोग भावुक हो गए सर की बातें सुन करके। और हमारी टीम इसी तरह काम करते रहे और हमारी ऊर्जा इसी तरह बनी रहे और ऊर्जा को हम एक दूसरे के साथ मिल करके बनाए रखें और इसी तरह हम लोग मिलते रहे। चूंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, समय हम लोग बहुत ज्यादा ले लिया है, लेकिन लिया है तो बहुत कुछ सीखने को मिला है
और आगे हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नवीन सर ने जो लिंक बोले थे वो लिंक मैं लिख नहीं पाई थी, तो उसको इसका जो रिकॉर्डिंग होगा हम सेंड कर दीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग सब चला जाएगा, सब शेयर हो जाएगा। पिछले सप्ताह का भी अपने चैनल पे अपलोड हो जा चुका है, आप सब देख सकते हैं, और इसका पूरा रिकॉर्डिंग उस पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5 बज गया, 3 घंटा से हम लोग एक फिल्म का शो का लाइव शो में शामिल थे और हम सब ने उसका दर्शन किया, अनुभव किया, रियल जो चीज है उसको हमने महसूस किया है। पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय हिंद सर। अरे बोलिए, भारत माता की जय हिंद सर। जय सबको जय हिंद भैया। ठीक है, ठीक है, चलिए बाय 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 बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू।